अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेंगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ गज़ल 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि जैसे कि ये हमारा चैनल 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि इजी से इजी वर्ड्स यूज़ करके तो आपको हम लोग इस पे आपको पढ़ाएं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो आज हमने पढ़नी है गज़ल। तो इसके बारे में ये गज़ल है, हस्ती अपनी हबाब की सी है। तो सबसे पहले हम शायर का पढ़ेंगे, उसके बारे में हालात ज़िंदगी, और उसके बारे में आपको बताएंगे कि शायर कौन है और गज़ल का मफ़हूम क्या है, और उसके बाद हम इशार और उसकी तशरीह करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, आप आगे जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बताएं कि आपको हमारा चैनल कैसे लगता है, आपको जो है हमारा पढ़ाना कैसे लगता है, आपको आसानी से समझ आती है या नहीं। कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने लगे हैं गज़ल, हस्ती अपनी हबाब की सी है। शायर के हालात ज़िंदगी हम आपको बताते हैं। असली नाम मोहम्मद तकी और तखल्लुस मीर था उनका, ठीक है। तो मीर तकी मीर के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं। ये गज़ल किसने लिखी? मीर तकी मीर ने। बरसग़ीर में वाद होने से पहले उनके आबा अजदाद के बाशिंदे थे। उनके वालिद का नाम मोहम्मद अली था, जो अपनी परहेज़गारी और सूफ़ी मुंशी के बायस अली मुत्तकी के नाम से ज़्यादा मशहूर थे। मीर साहब अकबराबाद आगरा में पैदा हुए, लेकिन ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हालात के बायस आखिर दिल्ली आ गए और फिर यहीं के होके रह गए। मीर की तरबियत उनके मुँह बोले चचा मीर अमानुल्लाह ने की और उन्हें तसव्वुफ़ की तालीम दी। मीर अभी 10 बरस के थे कि वालिद और चचा का इंतकाल हो गया, जिसका उन्हें सख्त सदमा हुआ। इस पर सौतेले भाइयों ने बेमुरवती और बदसलूकी की और बाप के कुल तरका पर कब्ज़ा कर लिया। मीर उम्री ही में तलाश मुआश के लिए दिल्ली चले आए। यहाँ नवाब शमशाम-उद-दौला ने थोड़ा बहुत वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया, लेकिन नादिर शाही हमला के दौरान शमशाम-उद-दौला मारा गया और मुआश के ये ज़रिए भी ख़त्म हो गया। ये थोड़ी सी आपको शायर के बारे में उनकी हालात ज़िंदगी बताई है, लेकिन जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बतानी होती। आपको गज़ल का शेर पढ़ के और उसको बताना होता है कि शायर का नाम क्या है, और इसमें थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन बतानी होती है कि वो इसमें क्या बताना चाहते हैं, मतलब मफ़हूम वग़ैरह, ठीक है। तो ये इनकी हालात ज़िंदगी थी, शायर के हालात थे। उनका नाम था मीर तकी मीर, ठीक है। तो आगे हम अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गज़ल क्या है, ठीक है, और फिर उसकी तशरीह हम लोग करेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए गज़ल के लुग़वी मानी है इश्क व मोहब्बत की बातें करना। अमूमन जो शायर होते हैं वो अपनी गज़ल को लिखते हैं तो उसमें तारीफ़ करते हैं, अपने महबूब की तारीफ़ या किसी भी चीज़ की तारीफ़ को गज़ल कहते हैं, ठीक है। या औरतों से बातें करना, शिकार के वक़्त हरन के मुंह से जो फरियाद निकलती है उसको भी गज़ल कहते हैं। ये क्वेश्चन छोटे छोटे आपके एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं। मौलाना हाली लिखते हैं कि मोहब्बत का दायरा बहुत वसी है। इंसान को इंसान से, अपने मुल्क और कौम से और सबसे बढ़कर खुदा से मोहब्बत हो सकती है, इसीलिए उसे सिर्फ़ औरत की ज़ात तक महदूद नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो कहते हैं गज़ल है तारीफ़ है, अपने महबूब की तारीफ़ किसी भी चीज़ की, इंसान के अलावा अपने मुल्क कौम की, खुदा की तारीफ़ सब। तो इसमें अगर आप उसके शेर कहते हैं तो वो गज़ल कहलाती है। इशार की तशरीह कैसे की जाए?
ठीक है। जो शेर हैं उनकी तशरीह कैसे आप कर सकते हैं। गज़ल की तशरीह नज़म की तशरीह से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। नज़म में कोई वाक़या या मंज़र बयान किया जाता है, जबकि गज़ल में शायर अपने जज्बात व एहसासात को पेश करता है। यानी कि वो कहते हैं गज़ल जो कोई एक नज़म जो है वो एक वाक़या है किसी चीज़ का, और गज़ल क्या है, शायर अपने जज्बात अपने एहसासात बताता है कि वो अपने महबूब के बारे में क्या सोचता है, क्या ख़्याल रखता है, या उसके लिए वो क्या कुछ करना चाहता है। इस टाइप का जो है वो क्या होगा कि गज़ल के लिए होगा। ठीक है। तमाम इंसानों के जज्बात करीब करीब यकसा होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। ज़्यादातर इंसान जो सोचते हैं उनके जज्बात मिलते जुलते होते हैं, और एक कामयाब शायर उन्हीं जज्बात इंसानी की बेहतरीन तर्जुमानी करता है। ये मैंने आपको इसलिए शेर का बता दिया कि शेर की तशरीह वो कैसे करते हैं। ये आपको इसमें बताया गया है कि गज़ल और नज़म में क्या फ़र्क है। तो मैं पहले भी अपनी बहुत सी वीडियो में ये बता चुकी हूँ कि जब भी आप शेर की तशरीह करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने देखना होता है कि उसका शायर कौन है। उसके बाद जो आप शेर पढ़ेंगे उसके जो मेन वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स मुश्किल वर्ड्स, उसके मीनिंग वो उसको पहले आप उसको अंडरलाइन करें। जब आप उनके मतलब समझ जाएंगे तो आपके लिए तशरीह करना आसान हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गज़ल। शेर नंबर 1। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ये है शेर नंबर 1। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप मुश्किल वर्ड्स उनके मीनिंग करेंगे तो आपके लिए तशरीह करना आसान हो जाएगी। तो इसमें हस्ती का मतलब ज़िंदगी, हबाब बुलबुला, नुमाइश दिखावा, शराब धोखा। ठीक है। उसके बाद इसका मफ़हूम, शेर का मफ़हूम जो मतलब मफ़हूम का मीनिंग होता है कि आपने जो शेर पढ़ा है उसको सिंपल वर्ड्स में उसका मतलब जो आपको समझ आया है आपने वो लिखना है। तशरीह क्या होती है, तशरीह में फिर आप इसकी थोड़ी सी इसको डिटेल बताएंगे। ठीक है। तो इस शेर का मफ़हूम है, हमारी ये ज़िंदगी पानी के एक बुलबुले की तरह है, ये दुनिया एक दिखावा और धोखा है। जैसा कि शेर में तशरीह में मीर तकी मीर जो कि जिनको उर्दू का गज़ल का बादशाह कहा जाता है, उन्होंने आसान ज़बान में ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बताया है कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी वो कहते हैं शेर में मीर तकी मीर ज़िंदगी की हकीकत को बयान करते हैं कि इंसान की ज़िंदगी आखिर में है क्या। वो कहते हैं इंसानी ज़िंदगी नापायदार है, किसी भी सांस का कोई भरोसा नहीं। वो कि ज़िंदगी जो है नापायदार, मतलब ये ज़िंदगी ऐसी है आपको किसी वक्त भी आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, इस सांस का कोई भरोसा नहीं है। इंसानी ज़िंदगी इस तरह है जैसे सतह आप पर कोई बुलबुला बने। वो कहते हैं जैसे कि पानी के ऊपर कोई बुलबुला बनता है तो फिर वो एकदम से फट जाता है, तो वो क्या ज़िंदगी को उसके साथ मिलाते हैं। वो कहते हैं जैसे सतह आप पर कोई बुलबुला बने और आन की आन में ख़त्म, यानी कि देखते ही देखते ख़त्म हो जाए। इंसान की ज़िंदगी भी एक बुलबुले की तरह है, अगले सांस का पता नहीं कि वो आएगा या नहीं। इस शेर का ये मतलब था। ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो इसमें वो कहते हैं कि हम अपनी चंद रोज़ा ज़िंदगी में बड़े बुलंदो बांग दावे करते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े दावे कर लेते हैं, मगर जब अजल का बुलावा, जब अल्लाह ताला की तरफ बुलावा आ जाता है तो सब दावे धरे के धरे रह जाते हैं। हमारी ख्वाहिशात हमें दुनिया से मोहब्बत करने की तरगीब देती है। हमारी ख्वाहिश होती है, हम दुनिया में रहते हैं, हम कहते हैं ये भी हो, वो भी हो, इस तरह अच्छी हमारी सहूलतें हो, मतलब हर तरह की अच्छी ख्वाहिश कि बंदा कोशिश करता है और उसमें लगा रहता है, पूरी ज़िंदगी अपनी पूरी लाइफ इसी में गुजार देता है। तो वो कहते हैं मगर ये दुनिया एक धोखे की जगह है, एक नुमाइश है, एक दिखावा है। जिस तरह किसी सहरा में मुसाफिर चमकदार रेत को पानी समझकर उसकी तरफ बढ़ता है। यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि अब अगर कोई आदमी सहरा में जाता है तो अगर दूर से रेत को आप देखें तो आपको ऐसी फीलिंग होगी जैसे वहाँ पे पानी है, जबकि वो रेत चमक रही होती है लेकिन उसमें पानी नहीं होता।
जब वो उसके करीब पहुंचता है तो उसे मालूम होता है कि जिसे मैं दूर से पानी समझ रहा था वो तो सिर्फ धोखा था। वो ज़्यादा मायूस हो जाता है। इस तरह दुनिया भी एक धोखा है। असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। अपनी इस आर्जी और मुख्तसर ज़िंदगी में हमें ऐसे काम करने चाहिए जो आखिरत की ज़िंदगी में भी हमारे काम आए। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि जब आप तशरीह करेंगे, आप इस शेर को पढ़ेंगे और उसके मुश्किल अल्फाज के मायने लिखेंगे और फिर इसका मफ़हूम मतलब इसकी पूरी शेर का तर्जुमा अपने ज़हन में ला के लिख के फिर उसकी डिटेल को थोड़ा सा बताएंगे कि शायर इसमें क्या बता रहा है। तो अपने वर्ड्स में जब आप इसको लिखेंगे उसके मतलब को, तो उसको थोड़ी सी डिटेल में लिखेंगे तो वो आपके लिए तशरीह करना आसान हो जाएगी और दूसरे बंदे को भी समझ इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। शेर नंबर 2, नाज़गी इसके लब की क्या कहिए, नाज़गी इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो नाज़गी मतलब नज़ाकत, नरमी, लब होंठ, पंखड़ी फूल की पत्ती को कहते हैं। ठीक है, ये थे इसके मुश्किल वर्ड्स। अब इसका मफ़हूम, जिनके पूरे शेर का मतलब क्या है, महबूब के नाजुक होंठों की क्या तारीफ़ करूं, जो फूल की पत्ती जैसे नरम व नाजुक हैं। ठीक है, ये इसका मफ़हूम है, मतलब है इसका। तो तशरीह में मीर तकी मीर अपने महबूब के होंठों को गुलाब की पत्ती से मिलाते हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह गुलाब के फूल की पत्ती नरम व नाजुक और सुर्ख होती है, उसमें नज़ाकत और बांकपन होता है। यानी वो कहते हैं जैसे गुलाब की पत्ती बिल्कुल नरम व नाजुक होती है, इसी तरह मेरे महबूब के होंठ भी नरम व नाजुक और सुर्खी लिए हुए हैं। इस शेर का एक मतलब ये भी है कि शायर अपने महबूब को नरम गुफ्तार करार देता है। शायर की कहने का मतलब ये है कि हमारे लफ्ज़ों की अदायगी हमारे होंठों की मरहून मिन्नत है। मतलब वो कहते हैं कि जब भी आपके होंठ नरम नाजुक लगते हैं तो ऐसे लगता है कि आप बात भी कर रहे हैं तो वो नरम उसका लहजा फीलिंग होती है। तो ये उसको इस तरह अपने लफ्ज़ों को भी नरम करार दे रहे हैं, मिला रहे हैं। मेरा महबूब जब बात करता है तो उसके अल्फाज मेरे कानों में रस खोलते हैं। उसकी बातें फूल की पत्ती जैसी नरम व नाजुक हैं, उनमें किसी किस्म की तलखी शामिल नहीं, यानी कि सख्ती शामिल नहीं है। तो क्या था इसमें कि महबूब के होंठों की तारीफ़ कर रहा है शायर और उसको किसके साथ मिला रहे हैं, फूल की पत्ती की तरह मिला रहे हैं कि जैसे वो नरम होती है, इस तरह मेरे महबूब की बात करने का अंदाज़, उसके होंठ नरम व नाजुक हैं। ये इसकी तशरीह थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है शेर नंबर 3, चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। ठीक है, तो इसमें चश्म कहते हैं आँख को, आलम दुनिया, यहाँ का मतलब यहाँ, औकात वक्त की जमा, बसात हसीयत कि उसकी हसीयत क्या है। ठीक है, तो इस शेर का मफ़हूम अगर आप इस एक लफ्ज़ को, इसकी मीनिंग को ध्यान में रख के शेर पढ़ें तो आपको शेर का पूरा मतलब खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, इसका जैसे अब यहाँ पे मफ़हूम है, अपने दिल की आँख को दूसरी दुनिया के लिए खोल, क्योंकि यहाँ तो ख्वाब की सी कैफियत है। तो तशरीह में मीर तकी मीर का ये शेर हकीकत से करीब तर है। मीर कहते हैं कि हम इस दुनिया में थोड़ी देर के लिए आते हैं, इस दुनिया में आकर हम ख्वाब गफलत में पड़ जाते हैं, हमें दूसरी दुनिया का कोई फ़िक्र नहीं होता। वो कहते हैं हम जब दुनिया में आते हैं तो उस दुनिया में मगन हो जाते हैं और हमें दूसरी दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं होती। मौजूदा ज़िंदगी तो एक ख्वाब की तरह है। जो मौजूदा ज़िंदगी है, मतलब जो अब की ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी है, वो एक ख्वाब की तरह है। ख्वाब के बारे में कहा जाता है कि उसकी ताबीर उलट होती है। मतलब कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो हंस रहा है तो ख्वाब की ताबीर बताने वाला कहेगा कि वो जागने पर रोएगा। ठीक है, कि भाई तो ख्वाब में देखते हैं कि हंस रहा है तो रोएगा, अगर रोते हुए देखे तो कहते हैं इसको कोई खुशी मिलेगी। यही हाल इस दुनिया का है कि अगर हम इस दुनिया में अल्लाह ताला के अहकामात को भूल कर
ऐशो इशरत में मगर रहेंगे तो दूसरी दुनिया में उसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलेगा। कहते हैं कि अगर आप अल्लाह ताला को भूल कर इस दुनिया में कि दुनिया के अहकामात व दुनिया की ऐशो इशरत में पड़े रहेंगे तो दूसरी दुनिया में इसका अजर अच्छा नहीं मिलेगा। शायर कहता है कि इस ख्वाब की कैफियत से हमें अभी निकलना चाहिए और इस दुनिया का ध्यान करना चाहिए जहाँ हमें हमेशा रहना है। और इसमें शायर ये कहता है कि इस दुनिया में जो आप ख्वाब देख रहे हैं वो वक्ती है, जब आपकी असल आँख खुलेगी, अगली आँख या मतलब मरने के बाद की, तो आपको पता चलेगा असल ज़िंदगी तो वो है। तो उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, ना कि दुनिया में मगर रहना चाहिए। हमें अपने अंदर के इंसान को बेदार करना चाहिए। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट शेर की तरफ। तो अब है शेर नंबर 4। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस तरह की सी है। तो इसके मायने हैं दर मतलब चौखट, दरवाज़ा। दर कहते हैं चौखट को, चौखट का मतलब दरवाज़ा। हालत कैफियत, कैफियत हाल। ठीक है, कि कैफियत जो उसके अंदर के हाल है, जो कैफियत उसका दिल बताता है वो। इस्तराब, इस्तराब का मतलब बेचैनी। तो इस शेर का मफहूम है, शायर कहता है कि मैं बार बार अपने महबूब के दरवाज़े पर जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे दिल की बेचैनी और बेकरारी बढ़ती जा रही है। इस शेर का मतलब ये है। जैसे कि आप शेर को दोबारा रिपीट करेंगे, इसके मतलब को पढ़ के, तो आपको इसका मफहूम आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी तशरीह में मीर तकी मीर कहते हैं कि मैं अपने दिल का हाल कहने के लिए अपने महबूब के दरवाज़े पर जाता हूँ। इसमें शायर अपने महबूब की बेरुखी का बताएंगे या उसकी बेचैनी बताएंगे अपनी, कि वो कितने बेचैन हैं अपने महबूब से बात करने के लिए। ठीक है, तो इसकी डिटेल आपको बताती हूँ। मीर तकी मीर कहते हैं कि मैं अपने दिल का हाल कहने के लिए अपने महबूब के दरवाज़े पर जाता हूँ। मैं उससे अपने दिल की हालत बयान करना चाहता हूँ, मगर शर्म मेरे माने है, देखिए मुझे उनसे बात करते हुए शर्म आती है। मैं कुछ कहे बगैर वापस आ जाता हूँ। वापस आकर दिल और ज़्यादा बेचैन हो जाता है। फिर रहते सफ़र बांधता हूँ, महबूब की चौखट पर पहुँचता हूँ, मगर अपना मुद्दा बयान किए बगैर लौट आता हूँ। ठीक है, तो इसमें शायर बता रहे हैं कि मीर तकी मीर कहते हैं कि मेरे दिल का हाल बहुत बुरा है। मैं अपने महबूब को अपने दिल की कैफियत, अपने दिल के बारे में हाल बताना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं अपने महबूब की चौखट उसके दरवाज़े पर पहुँचता हूँ तो शर्म की वजह से मैं अपने दिल की हालत, अपनी कैफियत नहीं बयान कर सकता। तो अब फिर मैं बगैर कुछ के ही वापस लौट आता हूँ। मेरा दिल अजीब किस्म की बेचैनी और बेकरारी में मुब्तला है। वो कहते हैं मेरा दिल बहुत अजीब और बेचैनी और बेकरारी में है। मैं हकायत दिल अपने सनम से कहना चाहता हूँ मगर कह नहीं सकता। वो कहते हैं मैं अपने दिल की बात अपने महबूब से कहना चाहता हूँ मगर नहीं कह सकता। शायर कहता है मैं बेचैनी और बेकरारी के आलम में अपने महबूब के पास जाता तो ज़रूर हूँ, मगर दिल की बेचैनी लेकर वापस आया। वो कहते हैं मैं अपने महबूब के पास तो ज़रूर जाता हूँ, लेकिन अपनी दिल की बेचैनी लेकर वापस आ जाता हूँ। और इसमें यहाँ पे एक शेर बताया गया है, 100 बातें कहने की हैं पर उनके रूबरू एक चुप रीची नज़र गोया मैं शर्माए हुए। वो यही कहते हैं कि बात करना चाहता हूँ लेकिन शर्म की वजह से नहीं कर सकता। उम्मीद है आपको मेरी समझ आ गई होगी। बच्चों, मैं कोशिश करती हूँ कि आसान से आसान वर्ड्स में तो आपसे बात करूँ और इस तरीके से करूँ कि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ ना आए या कुछ मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। अब है शेर नंबर 5। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। ठीक है, खाना ख़राब हालत, तबाह हालत, खंडर। ठीक है, खाना ख़राब हालत, तबाह हालत मतलब खंडर, वीरान। तो मफ़हूम में शायर कहता है जब मैंने ये बात की
तो महबूब ने सुनकर कहा कि ये आवाज़ तो मेरे महबूब मीर की आवाज़ मालूम होती है। यहाँ पे शायर जो है वो अपने महबूब से गिला कर रहा है। आप देखें, अब मैं आपको बताती हूँ। शायर कहता है कि मैं जब अपने महबूब के दरवाज़े पर पहुंचा और सदा लगाई तो मेरी आवाज़ सुनकर मेरे महबूब ने कहा कि ये आवाज़ तो मेरे आशिक ज़ार की है सी लगती है। महबूब ने कहा, वो में शायर कहता है कि मेरे महबूब ने जब मेरी आवाज़ सुनी तो उसने कहा कि ये मेरे आशिक की आवाज़ लगती है। यहाँ शायर अपने महबूब का गिला करते हुए कहता है कि मेरे महबूब को मेरी आवाज़ पहचानने में भी मुश्किल हो रही है। ठीक है, वो मेरी आवाज़ सुनकर शिशुपन में मुब्तला, वो मेरी आवाज़ पहचान कर यकीन और वो मेरी आवाज़ सुनकर यकीन और बेयकीनी में मुब्तला हो गया और कहता है कि मुझे लगता है कि ये मेरे जो है ना मैं आशिक की आवाज़ है पहचान में वो, या फिर वो कहता है कि शायद वे मेरी आवाज़ सुनकर वो पहचान कर भी अनजान बना हुआ है। यहाँ पे एक बकौल शायर को शायद शेर दिया गया है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वरना इसको स्किप कर सकते हैं। तो शेर है, उनने सदान भी मेरे नाले को ना सुना होगा घर सुना होगा। इसका मतलब मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि आपकी जो शेर है उसके रिलेटेड ही मैं आपको बात बताऊंगी ताकि आपको तशरीह करने में मुश्किल ना हो। ठीक है, तो इसमें शायर कहता है कि मेरा महबूब मुझसे इतना बेगाना हो गया है कि वो मेरी आवाज़ की पहचान भी भूल गया है। वो मेरी आवाज़ को मेरी आवाज़ जैसा समझता है, यकीन के साथ नहीं कह सकता कि ये मेरी आवाज़ है। महबूब की ये बात सुनकर शायर परेशानी का वो महबूब की ये बात शायर के लिए परेशानी का बायस है। वो कहता है कि मैं परेशान हो गया हूँ कि मेरे महबूब को मेरी आवाज़ की भी पहचान नहीं है। ठीक है, इसका ये मतलब है। ओके, उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट। अब है शेर नंबर 6। आतिशे गम में दिल भुना शायद, आतिशे गम में दिल भुना शायद देर से बू कबाब की सी है। आतिशे गम, गम की आग, आतिश कहते हैं आग को। ठीक है, गम परेशानी, तो वो कहते हैं गम की आग। तो मफ़हूम है इसका शेर का, गम की आग इतनी शदीद है कि शायद मेरा दिल ही जल गया हो, क्योंकि काफ़ी देर से मुझे कबाब के भुनने जैसी खुशबू आ रही है। ठीक है, तो शेर इसमें शायर कहते हैं, मीर अपने शेर में अपने गम की शिद्दत को बयान कर रहे हैं, वो अपनी परेशानी को बता रहे हैं। उनका कहना है कि मेरा गम बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। वो कह अपने महबूब से बात ना करने की वजह से, उससे ना मिलने की वजह से वो यहाँ पे कहते हैं कि मेरा दिल गम से भरा हुआ है, गम की तपश मुझे जलाए हुए है। यानी कि वो कहते हैं मैं इतना परेशान हूँ, इसकी गम की जो आग है वो मुझे इतना जला रही है कि मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे गम की इस आग में मेरा दिल भुन गया हो। वो कहते हैं मेरा दिल ऐसे भुन गया हो क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई कबाब आग पर रखा हो और उससे उतारना भूल गया हो। वो अपने दिल को कबाब के साथ मिला रहे हैं कि जैसे कबाब जलता है मेरा दिल ऐसे जल रहा है, और इसकी बू जो है वो कहते हैं कि इर्द गिर्द फैली हुई है, कबाब की जलने की बू, उससे अपने दिल को मिला के वो शायर बात करता है कि जैसे कबाब जल जाता है मेरा दिल इस तरह गम की वजह से जला हुआ है, इस तरह मुझे भी अपने दिल के जलने की बू आ रही है। यहाँ मीर ने अपने दिल को कबाब से और गम की शिद्दत को आग से तशबीह दी है। तशबीह दी है मतलब मिलाया है, क्योंकि गम की शिद्दत ने उनके दिल को इस तरह जला दिया है जिस तरह आग कबाब को जला देती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। शेर नंबर 7 जो कि इस गज़ल का आखिरी शेर है। ठीक है, मीर उन नीम बाज आँखों में, मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ठीक है, इसमें नीम बाज का मतलब है आधी खुली और आधी बंद, मतलब नीम बाज आधी खुली और आधी बंद आँखें, जो मस्ती शौक़ी। मफ़हूम है इसका शेर का, मीर कहता है कि मेरे महबूब की आधी खुली और आधी बंद आँखों में ऐसी शौक़ी और मस्ती है जैसे किसी ने शराब पी रखी हो। तो तशरीह है इसकी कि इस शेर में मीर तक मीर अपने महबूब की
आँखों की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि मेरे महबूब की आधी खुली और आधी बंद आँखें ऐसी हैं जैसे कोई शराब के नशे में मखमूर हो, जैसे कि शराब के नशे में हो और उसकी आँखों में इस नशे के असरात ज़ाहिर हों कि आँखों को नशीला बना दें। वो कहते हैं जैसे शराब पीकर किसी शराबी की आँखें नशे से वो आधी खुली आधी बंद होती हैं, तो अपने महबूब की आँखों को उसकी मस्ती से, शराब की मस्ती से मिला रहे हैं। लोग तो शराब पीकर अपनी आँखों को मस्ती की हालत में लेकर आते हैं, मगर मेरे महबूब की आँखों में कुदरती तौर पर ऐसी मस्ती है, उसे किसी शराब की ज़रूरत नहीं। शायर ने अपने महबूब की आंखों को शराब की मस्ती से तशबीह दी है। यानी कि उन्होंने अपने महबूब की आंखों को शराब की मस्ती से मिलाया है। अपने महबूब की आंखों को शायर ने शराब की मस्ती कहा है, शराब की मस्ती नहीं कहा। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि मेरे महबूब की आंखों में शराब जैसी मस्ती है, उन शराब की मस्ती नहीं कहा, शराब की मस्ती नहीं कहा, शराब जैसी मस्ती, यानी कि शराब पीने के बाद लोगों में जो मस्ती आती है, उनकी आंखों में नज़र आती है, तो उसके साथ उन्होंने उसको मिलाया है। ठीक है, ये था इसका शेर नंबर 7, जो कि इसका लास्ट शेर है। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको मेरी समझ आ गई होगी। मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगता है, आपको समझ आती है या नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो साथ साथ मिलती रहें। बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, तो उससे आपको मेरी वीडियो साथ साथ मिलती रहेंगी। ठीक है, तो इजाज़त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।